हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? सब ठीक? My name is Prakriti. I am SST teacher at Keystone Universe of Education and आज हम करने जा रहे हैं तुम्हारे सिलेबस का एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, उसका वन शॉर्ट रिविजन। ये रिविजन इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल क्योंकि तुम सबके लिए हिस्ट्री इज काइंड ऑफ नाइटमेयर। तो जब तुम ये पूरा वीडियो देख लोगे तो इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, बट वाइल वॉचिंग द वीडियो हाइलाइटर साथ में रखना एंड सेशन प्लानर को भूलना मत एंड यू विल बी गुड टू गो। लेट अस स्टार्ट। ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया में हम क्या पढ़ेंगे? तो ये चैप्टर में चलो आप लोग ने 8th में बहुत सारी मूवमेंट्स देखी होगी कि हमको कैसे फ्रीडम मिला, राइट? पर ये जो हमारा ये चैप्टर है वो चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे हमने ये मूवमेंट्स के टुवर्ड्स रिएक्ट करा। याद करो, आपने जब नेशनलिज्म इन यूरोप देखा था तो व्हाट वाज द थीम ऑफ द चैप्टर? थीम ये थी कि कैसे यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग स्प्रेड हुई। तो यहाँ पे भी हम वही देखेंगे कि इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग्स कैसे स्प्रेड होती है, कैसे हमारे अंदर का जो देशभक्ति की भावना है, जो पेट्रियोटिज्म है, वो कैसे अनलीश होता है, कैसे ओपन होता है, कैसे अनफोल्ड होता है। दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। तो हम मूवमेंट्स पे फोकस करेंगे और लोगों ने मूवमेंट्स के टुवर्ड्स कैसे रिएक्ट करा था। दिस इज गोइंग टू बी द थीम ऑफ चैप्टर। ठीक है, भक्ति भाव की भावना को हम अनलीश करेंगे। दैट इज गोइंग टू बी द नेशनलिज्म इन इंडिया। अब देखो, जब तुम 10th में आते हो तो तुम सबकी एक पर्सनल आइडेंटिटी होती है कि सबकी आई बिलोंग टू दिस फैमिली, मैं ये स्कूल से आती हूँ या ये स्कूल से आता हूँ। पर जब तुम एक क्लास में आ जाते हो तो तुम्हारी पर्सनल आइडेंटिटी तुम छोड़ देते हो एंड यू acquire a new identity, that is your group का identity, that is your class का identity कि हम C10 बैच है, क्योंकि तुम्हारा गोल सेम है। यू ऑल वॉन्ट्स टू स्टडी। कभी कभी टीचर को थोड़ा बहुत परेशान भी करना होता है, तो ये तुम्हारा गोल है, इसीलिए तुम सबकी पर्सनल आइडेंटिटी जो है वो तुम छोड़ के ग्रुप की आइडेंटिटी को एक्वायर कर लेते हो। तो यहाँ पे भी हर एक इंडिविजुअल अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को छोड़ के एक एज एन इंडियन अपनी नई आइडेंटिटी बिल्ड करता है। दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर कि कैसे हमने नई आइडेंटिटी को एक्वायर करा। वी ऑल हैव डिस्कवर्ड कॉमननेस कि भाई हम ये, मेरा नाम प्रकृति है, तुम्हारा नाम कुछ और हो सकता है, बट हमारी फाइनल आइडेंटिटी क्या है कि वी ऑल आर इंडियन। तो ये इंडियन वाली आइडेंटिटी कैसे बिल्ड हुई वो हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट। तो हमारे इंडिया में कौन से फोर्स चल रहे थे तब? कॉलोनियल फोर्स। अच्छा, डू यू नो द मीनिंग ऑफ colonialism? The meaning of colonialism is when one country acquires control over another country for political, इकोनॉमिकल मीन्स, उसको बोलते हैं कोलोनियलिज्म। तो इंडिया में ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर रखा था, तो दैट वाज द पीरियड ऑफ कोलोनियलिज्म। अब एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, करेक्ट? तो जो कोलोनियलिज्म ब्रिटिशर्स की एक्शन थी उसके सामने हमने कौन सी एक्शन ली? एंटी कोलोनियल एक्शंस ली। हमारे जो एंटी कोलोनियल सेंटिमेंट्स थे वो बिल्ड होने लगे। कैसे हुए यही हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट। ओके, तब क्या चल रहा था? 1914 टू 1918 के बीच में चल रहा था वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 में 2 ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज थे। कौन से 2 ग्रुप थे? एक था फर्ज और दूसरा था भक्त। फर्ज यानी कि फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, जापान। भक्त यानी कि बल्गेरिया, हंगेरी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एंड टर्की। अब तुम बोलोगे कि मैम वर्ल्ड वॉर के बाद हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे एक्सेलरेट हो गई? तो देखो, हम वर्ल्ड वॉर का पार्ट नहीं थे, बट जो ब्रिटिशर्स थे यानी कि जो इंग्लैंड था दैट वाज पार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। और तब इंग्लैंड का कब्जा किस पे था?
इंडिया पे था। तो हम डायरेक्टली वॉर का पार्ट नहीं थे, बट हम इनडायरेक्टली वॉर का पार्ट थे, और इसीलिए वॉर के इम्पैक्ट्स हम पे आ रहे थे, और इसी वजह से हमारे में नेशनलिज्म की फीलिंग्स और ज्यादा इंक्रीज होने लगी। समझते हैं, देखो वॉर की इम्पैक्ट्स क्या आई। वॉर ब्रिटिशर्स कर रहे थे, लेकिन हमारे इंडिया में नई इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट होने लगी। कैसे? अब देखो, देवर इन अ वॉर, तो वॉर की वजह से जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है, यानी कि वेपन्स का एक्सपेंडिचर, मशीनरी का एक्सपेंडिचर, ये सारे एक्सपेंडिचर बढ़ने लगे। अब उनके पास तो पैसा नहीं था, पैसा कम हो रहा था, तो दे वर लाइक चलो इंडिया को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो दे स्टार्टेड इंक्रीजिंग द कस्टम ड्यूटीज। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो ड्यूटी लगती है उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटीज। कस्टम ड्यूटीज इंक्रीज कर दी, नए टैक्सेस इंपोज कर दिए। इनकम टैक्स तब पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। सोचो, हम वॉर में थे भी नहीं, लेकिन हमको वॉर की इंपैक्ट्स लेनी पड़ रही थी। कस्टम ड्यूटीज बढ़ गई थी, पहली बार इनकम टैक्स इंपोज करा गया था। जब इनकम टैक्स इंपोज हुआ तो फूड ग्रेन्स की प्राइसेस भी इंडिया में बढ़ गई थी। उसके अलावा हमारी जो आर्मी थी, हमारे जो लोग थे, उनको ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी में फोर्सफुली रिक्रूट करते थे। उनके पास सोल्जर्स भी कम हो गए थे, तो दे वर लाइक चलो भाई जाते हैं इंडिया और इंडिया के लोगों को उठा लाते हैं अपनी आर्मी में। तो हमारे रूरल पीपल को कंपलसरी उनकी आर्मी में ज्वाइन होना पड़ता था। अब देखो, बोलते ना नसीब जब खराब होते तो कुछ ना कुछ तो और नई चीज आ ही जाती है। तो ऐसा कुछ हुआ था कि हमारे इंडिया में तब जब कोविड कैसे 2019 में आया था, वैसे 100 साल पहले तब 1918 अराउंड एक एपिडेमिक आया था, एक महामारी आई थी जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक की वजह से सो मेनी पीपल स्टार्टेड डाइंग, प्लस फूड की जो प्राइसेस बढ़ रही थी उसकी वजह से फमाइन आ गया था। फमाइन का मतलब होता है भूख मरा। तो ड्यू टू द फमाइन एंड ड्यू टू द इन्फ्लुएंजा अराउंड 12 to 13 million people died because of shortage of food। तो इंडिया की सिचुएशन तब बहुत ही खराब थी। प्लस किड्स, ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन कैन कम फॉर 3 marks and 5 marks की व्हाट वर द इम्पैक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ऑन इंडिया। तो ये सारे इम्पैक्ट्स हमको लिखने हैं। अब देखो, जब सिचुएशन बहुत खराब होती है ना, तो एक हीरो अपीयर होता है। वो हीरो फॉर इंडिया वाज महात्मा गांधी जी। ही केम एज अ मसीहा फॉर us, हम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए वो आए। कहां से आए? ही वॉज इन साउथ अफ्रीका। अब देखो यार, कोई भी कहीं से भी आता है तो कुछ रिटर्न गिफ्ट तो लेके आता है कि नहीं। गांधी जी केम अप विथ अ गिफ्ट ऑफ सत्याग्रह फॉर अस। ही गेव अस द न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल कि हम सत्याग्रह करते हैं। उन्होंने ऑलरेडी एक सत्याग्रह करा था साउथ अफ्रीका में। दैट सत्याग्रह वाज काफी सक्सेसफुल। तो गांधी जी एकदम कॉन्फिडेंट हो गए कि भाई चलो इंडिया, अब मेरे लोगों को मेरी जरूरत है, वहां जाके मैं उनको भी हेल्प कर देता हूं। When गांधी जी केम, उन्होंने जो सत्याग्रह का आइडिया दिया था, यहां से बनता है तुम्हारा 3 mark का क्वेश्चन कि व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ सत्याग्रह। तो लेट अस अंडरस्टैंड सत्याग्रह। सत्याग्रह इज मेड अप ऑफ 2 words, सत्य प्लस आग्रह। सत्य मतलब ट्रूथ एंड आग्रह मतलब टू होल्ड इट फर्मली। यानी कि इफ यू आर ट्रू, इफ योर ट्रूथ इज नॉट अगेंस्ट सम गुड कॉज, अगर तुम इनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ रहे हो तो पहले तो तुम्हें तुम्हारा सत्य ढूंढना है। आफ्टर फाइंडिंग योर ट्रूथ यू नीड टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ योर ट्रूथ। ठीक है, पावर ऑफ ट्रूथ को ढूंढने के बाद अगर तुम कोई इनजस्टिस से लड़ रहे हो तो तुम्हें कोई फिजिकल फोर्स यूज करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा सत्य इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि तुम अग्रेसिव हुए बिना, तुम वायलेंस यूज करे बिना, नॉन वायलेंस से सामने वाले को अपना जो सत्य है वो दिखा सकते हो। तुम्हें उनको फोर्सफुली नहीं दिखाना है, लेकिन तुम ऐसी एक्शंस करोगे जिसकी वजह से वो तुम्हारा सत्य देख ले। ठीक है, दैट वाज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। देखो, मैं कीवर्ड्स बता रही हूं। सत्याग्रह मतलब ट्रूथ, टू होल्ड इट फर्मली, यू नीड टू सर्च योर ट्रूथ, यू नीड टू सर्च द पावर ऑफ योर ट्रूथ, एंड इफ योर ट्रूथ इज फॉर अ गुड कॉज, फॉर अगेंस्ट इनजस्टिस, तो तुम्हें बिना वायलेंस यूज करे सामने वाले को अपना ट्रूथ परसुएड करवाना है, मनाना है, वो तुम्हारा सत्य देख लेगा। दैट वाज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ठीक है, 3 marker। ओके,
चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। कीवर्ड्स याद हो गए ना, नीड टू सर्च फॉर द ट्रूथ, पावर ऑफ ट्रूथ, नॉन वायलेंस, इनजस्टिस, ऑल सच। ओके, अब गांधी जी ने इंडिया में आके 3 काफी इंपॉर्टेंट सत्याग्रह करे थे। लोकल सत्याग्रह कौन कौन से? तो सबसे पहला गांधी जी ने करा था चंपारण में 1917 में फॉर इंडिगो पेजेंट्स, इंडिगो पेजेंट्स के लिए चंपारण सत्याग्रह। फिर गांधी जी ने खेड़ा में करा था। खेड़ा में कौन से पेजेंट्स के लिए? खेड़ा में जो खेड़ा के पेजेंट्स थे उनके ऊपर टैक्सेस हाई थे तो उनके लिए सत्याग्रह करा था। तीसरा वाज डन इन अहमदाबाद, अहमदाबाद के मील वर्कर्स के लिए गांधी जी ने 1918 में सत्याग्रह करा था। 3 सत्याग्रह, 1917 में 2, चंपारण एंड खेड़ा, 1918 अहमदाबाद मील वर्कर सत्याग्रह। तीनों ही सत्याग्रह सक्सेसफुल थे। गांधी जी बिकेम कॉन्फिडेंट कि भाई अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तभी चल रहा था हमारे इंडिया में रॉलेट एक्ट। 1919 में ब्रिटिशर्स ने इंपोज करा रॉलेट एक्ट। लेट अस अंडरस्टैंड कि ये रॉलेट एक्ट क्या था। तो इट वाज नोन एज अ ब्लैक एक्ट। क्यों इसको ब्लैक एक्ट बोला? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उनको हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटी को सप्रेस करना था, इसीलिए दे स्टार्टेड अरेस्टिंग आवर लीडर्स, दे स्टार्टेड अरेस्टिंग इंडियंस विदाउट ट्रायल। बेटा ट्रायल का मतलब है कि आपको खुद को अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करने का चांस मिलता है। जब भी कोई आपको कोर्ट में ले जाता है या पुलिस स्टेशन में तो यू गेट अ चांस टू प्रूव योरसेल्फ इनोसेंट, पर यहाँ पे कोई ट्रायल नहीं मिलता था। हमारे लीडर्स को उठाया और 2 साल तक जेल में डाल दिया। हो गया ना ब्लैक लॉ, नॉट फेयर, राइट? तो इसीलिए गांधी जी ने बोला कि मैं इसके अगेंस्ट एक नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च करूंगा। गांधी जी बिकेम कॉन्फिडेंट। पहले लोकल सत्याग्रह करे, अब उन्होंने रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह लॉन्च करा था। दैट वाज अ नेशन वाइड सत्याग्रह। कैसे? तो गांधी जी ने बोला कि हम पीसफुल हड़ताल करेंगे। कब करा था गांधी जी ने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह? 6 अप्रैल 1919, बट पीसफुल सत्याग्रह। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। हमने जब सत्याग्रह करा तो ब्रिटिशर्स से ये चीज सही नहीं गई। ब्रिटिशर्स ने बोला इंडिया कैसा हमारे अगेंस्ट ऐसा कर सकता है, तो ब्रिटिशर्स ने हमारे लोकल लीडर्स को अमृतसर से उठाया, गांधी जी को दिल्ली जाने से मना कर दिया और जो अमृतसर में पीसफुल सत्याग्रह हो रहा था वो पीसफुल सत्याग्रह पे 10 अप्रैल को पुलिस ने ओपन फायर कर दिया। अब हम इंडियंस, हम भी रुकने वाले नहीं थे। हमने भी सामने बैंक्स पे, पोस्ट ऑफिस पे, रेलवे स्टेशन पे अटैक करा। सी एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखो तो यहाँ पे रॉलेट एक्ट आया, दैट वाज देयर एक्शन। हमारा रिएक्शन क्या था? हमने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह करा, तो उन्होंने अगेन एक्शन लिया। कौन सा एक्शन? जलियांवाला बाग मैसेकर। तुमने बहुत बार सुना होगा, राइट? और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, तुम्हारे एग्जाम में 3 मार्कर 5 मार्कर का ये क्वेश्चन भी बन सकता है। लेट अस अंडरस्टैंड जलियांवाला बाग इंसिडेंट कैसे हुआ था। तो देखो जब ये अमृतसर में वायलेंस हो रहा था तो मार्शल लॉ इंपोज करा था। मार्शल लॉ ऑफ 1919 मतलब कि मोर देन 2 पर्सन वर नॉट अलाउड टू गैदर एट अ प्लेस। 2 जन से ज्यादा लोग वहां पे मिल नहीं सकते थे, यानी कि पब्लिक मीटिंग्स नहीं हो सकती थी। और कमांड किसके हाथ में आ गया था? कमांड आ गया था जनरल डायर के हाथ में। दैट वाज वन ऑफ द क्रूअल ब्रिटिश लीडर। ठीक है, उसने क्या करा था? उन्होंने जलियांवाला बाग में, अब देखो जलियांवाला बाग में लोग गैदर क्यों हुए थे? तो दैट एट दैट टाइम इट वाज अ फेस्ट ऑफ बैसाखी। अब बैसाखी इज लाइक दिवाली ऑफ देम, ऑफ यू नो पंजाबी पीपल। तो वो लोग इनोसेंट थे। अब वहां पे तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर था नहीं कि लोगों को पता चले कि मार्शल लॉ है। ठीक है, तो जो लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे वो लोगों को पता नहीं था कि मार्शल लॉ है। और वो लोग कौन से 2 रीजंस की वजह से इकट्ठा हुए थे? सबसे पहला कि एक तो ऐसे लोग थे जिनको गवर्नमेंट को अपोज करना था, तो वो गवर्नमेंट पॉलिसीज ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट डिस्कस करने के लिए इकट्ठे हुए थे।
एंड जो दूसरे लोग थे वो बेचारे इनोसेंट लोग, वो लोग क्यों इकट्ठे हुए थे? क्योंकि उनको बैसाखी का फेयर सेलिब्रेट करना था। अब जनरल डायर से चीज देखी नहीं गई। ही वाज लाइक यहाँ तो मार्शल लॉ है, लोग कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? तो जनरल डायर ने क्या करा? जनरल डायर एंटर्ड द जलियांवाला बाग, ही क्लोज द एग्जिट पॉइंट, और उन्होंने अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया कि ये लोगों के ऊपर ओपन फायर कर दो। दैट वाज द क्रूअल थिंग हैपन टू अस। ठीक है, आपको पता है अराउंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल किल्ड। और जब उसको पूछा कि व्हाई ही डिड दिस, तो उसका आंसर सुनो। हाँ, ही वाज लाइक कि आई वांट टू क्रिएट अ मॉरल इम्पैक्ट ऑन देम, मुझे वो लोगों के अंडर टेरर क्रिएट करना था। तो जस्ट टू टेरिफाइड अस, जस्ट टू मेक अस फियरफुल, उसने हंड्रेड्स ऑफ लोगों को मार दिया था। दैट वाज जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला बाग में हुआ था, बैसाखी के टाइम पे हुआ था, हंड्रेड्स ऑफ पीपल किल्ड, तब मार्शल लॉ था। कौन सा दिन पे हुआ था बेटा? 13 अप्रैल 1919। क्लियर? ऑल सेट? आगे बढ़े? ठीक है, अब देखो यार, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। उन्होंने जलियांवाला बाग कांड करा तो हम थोड़ी ना चुप बैठने थे। हमारे इंडियंस ने क्या करा? नॉर्थ इंडिया के टाउन्स में हल्ला मच गया था, हमने स्ट्राइक्स करी, हमने क्लैशेस करे, हमने पुलिस ऑफिसर्स के बिल्डिंग्स पे अटैक कर दिया। अब गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया? यानी कि ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडियंस को ह्यूमिलेट करना स्टार्ट कर दिया। हमारे सत्याग्रही इसके पास सलाम करवाते थे, दे यूज्ड टू मेक अस रब आवर नोजेस ऑन ग्राउंड्स। तो ये सारी चीज देख के गांधी जी के दिल को गहरी चोट पहुंच गई कि यार मुझे तो वायलेंस करना ही नहीं था और ये लोग तो करे जा रहे हैं वायलेंस। तो गांधी जी ने दिल पे पत्थर रख के रॉलेट एक्ट सत्याग्रह को कॉल्ड ऑफ कर दिया। ठीक है, यहां तक कुछ डाउट नहीं है। अब गांधी जी ने सोचा कि यार रॉलेट एक्ट तो कोई कोई टाउन्स में, कोई कोई सिटीज में ही था। अब गांधी जी सोचते हैं कि आई नीड टू क्रिएट अ ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट जिसमें मैं सब किसी को, हर किसी को साथ ला पाऊं। ठीक है, अब गांधी जी को पता था कि यार प्रॉब्लम ये है कि हमारे कंट्री में तो हिंदूज एंड मुस्लिम्स, वो लोग के बीच में तो क्लैशेस चल रहे हैं। जब तक मैं वो लोग को साथ में ना लाऊं तब तक हमारे कंट्री में यूनिटी नहीं आएगी। तो तभी गांधी जी को एक चांस मिला। दैट चांस वाज खिलाफत इश्यूज। खिलाफत इश्यूज क्या था? तो याद करो वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 में टर्की यानी कि ऑटोमन एम्पायर, जिसके बारे में आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, वो ऑटोमन एम्पायर जो था उसके ऊपर ऐसे रूमर्स थे कि ऑटोमन एम्पायर के जो पॉलिटिकल हेड थे उनको बुलाते हैं खलीफा। अब खलीफा पूरे इस्लामिक रिलीजन के स्पिरिचुअल हेड थे, कंफ्यूज मत होना, वो टर्की यानी कि ऑटोमन एम्पायर के पॉलिटिकल हेड थे। ठीक है, और वो पूरे ही वर्ल्ड के मुस्लिम रिलीजन के स्पिरिचुअल हेड थे। अभी ऐसे रूमर्स थे कि उनके ऊपर हार्श पीस ट्रीटी लगने वाली है, यानी कि उसके ऊपर हार्श मेजर्स लिए जाएंगे। अभी ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड मुस्लिम्स जो थे वो अनरेस्ट हो गए थे। उनको टेंशन थी कि हमारे लीडर के ऊपर ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड सब अपनी अपनी खिलाफत कमिटीज फॉर्म कर रहे थे टू फाइट अगेंस्ट खिलाफत इशू। वो कमिटी मुंबई में फॉर्म करी थी दो अली ब्रदर्स ने, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ठीक है, and they were discussing all these things with गांधी जी। अब गांधी जी ने सोचा हिंदूस के भी दुश्मन ब्रिटिशर्स, मुस्लिम के भी दुश्मन ब्रिटिशर्स, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर के ऊपर ट्रीटी कौन लगाने वाला था? ब्रिटिशर्स। तो गांधी जी ने बोला यार दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो हिंदूज और मुस्लिम्स को वो साथ में लाए अंडर दिस खिलाफत मूवमेंट। अब बाकी के लीडर्स को भी कन्विंस तो करना पड़ेगा ना कि दोनों को साथ लाना है, तो कैसे लाए साथ? तो सेशन हुआ बेटा, सेशंस याद रखना, मैप में भी पूछा जाता है और ब्लैंक्स में भी पूछा जाता है। कैलकट्टा सेशंस ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920, गांधी जी convinced other leaders and he told them that we need to start a non-cooperation movement in support of खिलाफत। क्यों करना था ये? स्वराज के लिए। कौन से सेशन में? कलकत्ता सेशन, सितंबर 1920।
20 और आ गए हमारे हिंदूज एंड मुस्लिम्स साथ में, ठीक है, यूनिटी फॉर्म हो गई। अब तुम बोलोगे यार मैम आपने बहुत सारे सत्याग्रह बता दिए, हम कैसे याद रखें? तो वी हैव अ ट्रिक फॉर यू। चक्र इन JNK। च मीन्स चंपारण सत्याग्रह 1917, A मीन्स अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918, K मीन्स खेड़ा सत्याग्रह 1917, R मीन्स रॉलेट एक्ट सत्याग्रह कब हुआ था? 1919, 6 अप्रैल 1919। फिर 13 अप्रैल को क्या हुआ? J मीन्स जलियांवाला बाग मैसेकर। एंड देन हमने ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट लॉन्च करी, दैट वाज खिलाफत मूवमेंट। कब हुआ था? 1919। Give me a thumbs up. Everything is clear? Sure? Great. चलो आगे बढ़ते हैं। अब वो खिलाफत कमेटी के अंडर हमने हिंदूज एंड मुस्लिम्स को साथ तो लाया, पर हम साथ लाके क्या करेंगे? तो गांधी जी गेव अस द आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन। किसमें गांधी जी ने हमको ये आइडिया दिया था? गांधी जी ने एक बुक लिखी थी हिंद स्वराज। कब लिखी थी? 1909 में। तब गांधी जी ने हमको आइडिया दिया कि ब्रिटिशर्स आर सर्वाइविंग इन आवर कंट्री बिकॉज ऑफ आवर cooperation. If we will stop cooperating with them, their rule is going to collapse. हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए तो वो लोग हमारे कंट्री में हैं। तो गांधी जी ने बोला कि स्टार्ट द नॉन कॉपरेशन, उनके साथ कॉपरेट करना बंद कर दो। दैट वाज द बेस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब आपने बोला कि मैम बातें बातें तो कर ली, ये बातों को मूवमेंट में कैसे कन्वर्ट करें? तो लेट अस सी गांधी जी ने क्या आइडिया दिया। गांधी जी ने बोला कि वी आर गोइंग टू अनफोल्ड दिस मूवमेंट इन स्टेजेस। एक ही साथ पूरा सब कुछ नहीं वो लोग को दिखा देना है, धीरे धीरे। तो क्या सबसे पहले क्या करेंगे? गांधी जी ने बोला पहले तो तुम अपने अपने टाइटल्स को सरेंडर कर दो। ब्रिटिशर्स हमको टाइटल्स देते थे, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को दिया था कि नाइटहुड का टाइटल। तो सब लोगों को बोला कि तुम अपने अपने टाइटल्स को सरेंडर कर दो, वापस कर दो कि हमें नहीं चाहिए टाइटल्स। फिर we are going to boycott their institutions। हम उनकी schools, colleges, इलेक्शंस, पुलिस, कोर्ट्स, हर चीज को हम बॉयकॉट करेंगे। और अगर उसके बाद भी ब्रिटिशर्स ने हमको रिप्रेस करा तो वी आर गोइंग टू लॉन्च अ फुल फ्लेज्ड सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। वो बाद में आएगा, वो मैं आप लोग को बाद में समझाऊंगी। अब यार ये इंडिया है, इंडिया में थोड़ी ना कोई भी चीज इतनी आसानी से लोग मान जाएंगे। तो इलेक्शंस कांग्रेस में भी ऐसा था कि पीपल वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट गांधी जीज ऑफर। क्यों? क्योंकि बेटा 1919 में पहली बार जो इलेक्शंस होने वाले थे, वो इलेक्शंस में पहली बार इंडियन को मौका मिला था कि वो पार्टिसिपेंट करे। अब कांग्रेस में ही बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिनको ये इलेक्शंस में पार्ट लेना था। गांधी जी ने बोला यार ऐसे करोगे तो नहीं चलेगा, वी हैव टू टोटली बॉयकॉट देम। इसीलिए पहले तो बहुत सारी टसल यानी कि झगड़ा हुआ कांग्रेस में, बहुत सारे डिस्कशंस हुए। पर वो डिस्कशंस के बाद हमने एक सेशन करा। कौन सा सेशन? नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस इन दिसंबर 1920। उसमें गांधी जी ने बोला कि वी ऑल आर गोइंग टू लॉन्च अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसमें हम कोई भी चीज में पार्ट नहीं लेंगे। क्लियर? कब अडॉप्ट हुआ था नॉन कॉपरेशन? नागपुर सेशन दिसंबर 1920। फाइनली गांधी जी ने सबको मना लिया था, समझा लिया था। लेट अस अंडरस्टैंड द मूवमेंट। ओके, किसके बीच में यह हुआ था? मुस्लिम लीग भी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी था। कब मूवमेंट को लॉन्च करा? जनवरी 1921। कंफ्यूज मत होना, मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया था दिसंबर 1920 नागपुर सेशन, पर लॉन्च करने में टाइम तो लगता है। तो लॉन्च करा जनवरी 1921 में। कौन सी मूवमेंट गाइज? नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, जिसमें हिंदूज भी थे, जिसमें मुस्लिम्स भी थे। अब मैं तुम्हें कोई असाइनमेंट दूं कि गाइज आई एम गिविंग यू दिस टॉपिक, चलो मैंने तुमको बोल दिया नॉन कॉपरेशन। अब मैं तुमको और कुछ ना बोलूं कि उसके ऊपर कैसे प्रोजेक्ट करना है, क्या ये वो, तो तुम अपने अपने थॉट्स से, अपने अपने आइडियाज से अलग अलग प्रोजेक्ट्स बना के लाओगे, करेक्ट? तो यहाँ पे भी इंडिया में ये मूवमेंट लॉन्च हुई थी, पर हर किसी ने वो मूवमेंट को अलग अलग तरीके से समझा था, अलग अलग तरीके से परसीव करा था, ठीक है? तो कैसे कैसे परसीव करा वो हम आगे देखेंगे। उससे पहले चलो यार एक
क्विक रिवीजन हो जाए पिछले वाले सेशन का, लेट अस डू दैट। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, उसके ऊपर हमारी जो नाराजगी थी, ठीक है, वो हमने दिखा दी। महात्मा गांधी जी आए, गांधी जी ने सत्याग्रह का आइडिया दिया। सबसे नेशन वाइड जो सत्याग्रह था दैट वाज रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के रिएक्शंस में ब्रिटिशर्स ने, रॉलेट एक्ट के रिएक्शन में हमने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह करा, ठीक है। वो सत्याग्रह के रिएक्शन में ब्रिटिशर्स ने जलियांवाला बाग इंसिडेंट करा। उसके रिजल्ट में हमने क्या लॉन्च करा, हमने खिलाफत मूवमेंट को और हमने हिंदूज को इकट्ठा करके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर दी थी। क्लियर एवरीथिंग? ठीक है। अब ये डिफरेंट स्ट्रैंड्स देखते हैं मूवमेंट के कि लोगों ने उसको कैसे कैसे परसीव करा। याद रखो, एक असाइनमेंट, डिफरेंट व्यूज। लेट अस सी लोग कैसे असाइनमेंट को परसीव करते हैं। चलो, टाउन्स में, टाउन्स यानी कि सिटी एरियाज, ठीक है, अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में काफी सॉर्टेड मूवमेंट थी, लोग ने कैसे परसीव करा। देखो यार, अर्बन एरिया में जो पार्टिसिपेशन हुआ था वो मिडिल क्लास का हुआ था। मिडिल क्लास ने कैसे पार्टिसिपेट करा, तो स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल में जाना बंद कर दिया, कॉलेजेस में जाना बंद कर दिया, हेडमास्टर्स ने स्कूल आना बंद कर दिया, टीचर्स ने भी स्कूल आना बंद कर दिया। तुम लोग भी लाइक मजे मजे, पर ये मजे लंबे टाइम तक नहीं चले थे। फिर लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस पे गिव अप कर दिया कि नहीं काम करना है तुम्हारे साथ। काउंसिल इलेक्शंस को भी हमने बॉयकॉट कर दिया था फाइनली। पर एक ऐसी पार्टी थी, बेटा ये एक ऐसी पार्टी के ऊपर एक एमसीक्यू बन सकता है कि कौन सी ऐसी पार्टी थी जिन्होंने काउंसिल इलेक्शन में पार्ट लिया था। तो जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास, वो नॉन ब्राह्मण की पार्टी थी, मतलब एक लोअर कास्ट की पार्टी थी, उनको इलेक्शंस में पार्ट लेना था। दैट्स व्हाई जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास के अलावा बाकी सब ने काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट करा था। विच पार्टी गाइज? जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास, ठीक है। ओके, अब नॉन कॉपरेशन के इंपैक्ट्स क्या है? तो यार देखो, हमने फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट कर दिया, हमने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दिया, लिकर शॉप्स को पिकेटेड कर दिया, यानी कि लिकर शॉप्स के बाहर धरना कर दिया कि हम नहीं खोलेंगे लिकर शॉप्स। ब्रिटिशर्स को काफी अल्कोहल चाहिए था तो ये भी हमने बंद कर दिया। हमने फॉरेन क्लोथ्स को जलाना बंद कर दिया। अब तुम समझो, वो लोग हमारे ऊपर इतने डिपेंडेंट थे कि पहले 1921 के पहले उनका इंपोर्ट हुआ करता था हमारे कंट्री में 102 करोड़। अब वो इंपोर्ट इतना कम हो गया, वो हाफ हो गया। 1921-22 में इंपोर्ट बिकेम 57 करोड़, डायरेक्टली 50% कम हमारे कॉर्पोरेशन से जी रहे थे। हमने टेक्सटाइल मिल्स, हम अब देखो उनका इंपोर्ट कम हो गया तो हमारा हैंडलूम एक्टिविटीज बढ़ गया, तो हमारी मिल्स जो थी वो ज्यादा इंप्रूव करने लगी। आर हैंडलूम्स वेंट अप, ठीक है। पर यार ये सब तो 4 दिन की चांदनी थी। फिर हमको समझा कि यार खादी तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी उसका जो एंथुजियाज्म था वो थोड़ा स्लो डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि खादी जो थी वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थी। अब हम सब तो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो लोग ने अगेन ब्रिटिश क्लोथ्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया। सेकेंड, हमें ये पता चला कि यार ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस जो है वो फॉर्म करने में तो काफी टाइम लग जाएगा। अब कितने दिन तक स्कूल ना जाए, कितने दिन तक नौकरी ना करे, तो पीपल स्टार्टेड ट्रिकलिंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। लोग वापस जाने लगे। बेटा यहां से 2 मार्कर आता है कि व्हाई द एनसीएम मूवमेंट स्लोड डाउन इन टाउन्स। तो 2 रीजन थे, खादी एक्सपेंसिव थी एंड ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूट सेटअप करने में टाइम लग सकता है। दैट्स व्हाई पीपल वेंट back to foreigners। चलो, ये एक टाउन की असाइनमेंट तो हमने समझ ली। लेट अस अंडरस्टैंड द असाइनमेंट ऑफ कंट्री साइड। अब कंट्री साइड में पहले पेजेंट्स का देखते हैं, ठीक है। अब पेजेंट्स में कुछ ऐसा हुआ था कि पेजेंट्स अवध के, हम यहाँ पे अवध की केस स्टडी देखेंगे, तो अवध के पेजेंट्स का जो मूवमेंट था दैट वाज लेड बाय बाबा रामचंद्र। ये बाबा रामचंद्र है, ही वाज अ सन्यासी जो फिजी में इंडेंचर्ड लेबर थे और वो वापस आए थे, ही वांट टू वर्क फॉर द कंट्री, तो उन्होंने पेजेंट्स का काफी साथ दिया था। अब पेजेंट्स की प्रॉब्लम क्या थी? तो पेजेंट्स की प्रॉब्लम थी कि उनको
रेवेन्यू को रिड्यूस करना है, यानी कि टैक्सेस को कम करना है, उनको बेगार सिस्टम जो थी उसको अबॉलिश करना है। बेगार सिस्टम का मतलब क्या होता है? बेगार यानी कि वर्क वॉज डन विदाउट एनी पेमेंट, यानी कि इंडियंस को काम करवाते थे और इंडियंस को कोई भी पेमेंट भी नहीं देते थे। तो दे वांटेड टू रिड्यूस द रेवेन्यू, दे वांटेड टू बॉयकॉट द बेगार सिस्टम। और जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो ऑप्रेसिव थे, जो उनके ऊपर बहुत अत्याचार करते थे, उनका सोशल बॉयकॉट करना था। किनको ऐसा करना था? द पेजेंट्स ऑफ कंट्री साइड। उन्होंने पहला एक्शन क्या लिया? तो उन्होंने सबसे पहले करा नाई धोबी बंद, यानी कि नाई मतलब बाबा, धोबी मतलब वॉशरमैन। अब देखो, लैंडलॉर्ड्स उनको ऑप्रेस करते थे, उनको रिस्पेक्ट नहीं करते थे, तो ये लोग ने नाई धोबी बंद करवा दिया, यानी कि अपनी सर्विसेज थोड़े टाइम के लिए बंद करवा दी। तब जाके लैंडलॉर्ड्स को रियलाइज हुआ कि नाई और धोबी की वैल्यू कितनी ज्यादा है। क्लियर? चलो, सेकंड जो हुआ था वो कुछ ऐसा था कि अवध में जवाहरलाल नेहरू ने गांव में जा जाके वहां के लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनना स्टार्ट करा। एंड व्हेन ही स्टार्टेड लिसनिंग टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने पेजेंट्स की प्रॉब्लम्स को सुना। पेजेंट्स की प्रॉब्लम को सुनने के बाद उन्होंने अक्टूबर में एक सभा बनाई पेजेंट्स के लिए, उनका नाम है औध किसान सभा। बेटा, औध का मतलब होता है अवध, किसान इज फार्मर, और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए जो सभा थी दैट वाज औध किसान सभा। ठीक है, ये सभा इतनी इंपैक्टफुल थी कि विद इन अ मंथ उसकी 300 बाकी की ब्रांचेस भी सेटअप हो गई थी। चलो, ये कांग्रेस ने क्यों करा था? द एफर्ट ऑफ द कांग्रेस वाज टू इंटीग्रेट द अवध पेजेंट स्ट्रगल इनटू द वाइडर स्ट्रगल, कि अवध के पेजेंट के स्ट्रगल को हम कांग्रेस के स्ट्रगल के साथ मर्ज कर दे। अल्टीमेटली दे वर नॉट सपोर्टिंग ब्रिटिशर्स, तो दे वर द पार्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बट बेटा, यहां पे भी कुछ लिमिटेशंस आ गई। क्या लिमिटेशन? समझते हैं। अब देखो यार, पेजेंट्स ने तो ये मूवमेंट को थोड़ा वायलेंटली परसीव कर दिया था। पहले पेजेंट्स ने जवाहरलाल नेहरू के साथ बैठ के सब कुछ डिस्कस करा, फिर उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई अब तो हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने तालुकादार मर्चेंट्स के घर को अटैक करने लगा, बाजार को लूटना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने ग्रेन्स जो तालुकादार ने होड़ करके रखे थे वो ग्रेन्स को भी लूटना स्टार्ट कर दिया। और ये सब लोग क्यों करते थे? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि गांधी जी जो है वो नो टैक्स पॉलिसी डिक्लेयर कर रहे हैं और लैंड को भी वो रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि हम सबको अपनी अपनी लैंड मिलेगी। तो वो लोग तो काफी ज्यादा एकदम फॉर्म में आ गए, खुश हो गए, और ये लोग ने तालुकादार के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और वो ये सब किसके नाम पे कर रहे थे पता है? महात्मा गांधी जी के नाम पे, बेचारे के नाम पे सारे के सारे बिल फाड़ दिए कि गांधी जी ने हमको बोला है कि कॉपरेट नहीं करना। अब गांधी जी ने वायलेंस करने के लिए नहीं बोला था। समझ में आई बात पेजेंट्स की? ओके, अब समझते हैं कंट्री साइड में ही ट्राइबल ने कैसे रिएक्ट करा। ट्राइबल की स्टोरी बहुत मजेदार है। ट्राइबल में वी आर गोइंग टू सी द केस स्टडी ऑफ गुडिम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में गुडिम हिल्स था, वहां में वो लोग ने स्टार्ट करा था गोरिल्ला मूवमेंट। क्यों मूवमेंट स्टार्ट करा? अब देखो यार, जब ब्रिटिशर्स ने अपना रूल इंपोज कर दिया तो लोग ने स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट लॉ भी इंपोज करा था, यानी कि द ट्राइबल्स दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द फॉरेस्ट, दे वर नॉट अलाउड टू ग्रेज देयर कैटल इन द फॉरेस्ट, दे वर नॉट अलाउड टू कलेक्ट फ्यूल वुड्स। अभी यार ट्राइबल्स के लिए तो उनका स्पिरिचुअल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल सारे ही एरियाज आर कनेक्टेड टू फॉरेस्ट। तुम उनको अपने घर में जाके बोलो कि चलो निकलो, तो उनको अच्छा लगेगा? नहीं। तो ये लोग ने काफी ज्यादा दे वर नॉट हैप्पी विद द ब्रिटिशर्स, इसीलिए उन्होंने भी ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट नहीं करा था। प्लस जो ट्राइबल्स थे उनको फोर्सफुली बेगार वर्क करवाते थे, यानी कि उनको फोर्सफुली ब्रिटिशर्स काम करवाते थे। कैसे में? रोड बिल्डिंग में, फिर रास्ते बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में।
अब ये लोग ने बोला कि यार ये तो नहीं चलेगा, हम ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे। तो उनके पास भी आया एक हीरो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। आप लोग ने आरआरआर मूवी देखी है? आरआरआर में जो जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर है ना, वो जूनियर एनटीआर का जो राजू वाला कैरेक्टर है, वो राजू एक रियल लाइफ हीरो था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो हीरो था उसका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। उसने बोला कि यार मेरे पास तो थोड़े बहुत स्पेशल पावर्स है। उसने बोला कि मैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस कर सकता हूँ, मैं लोगों को हील कर सकता हूँ, मैं बुलेट शॉट्स को भी सर्वाइव कर सकता हूँ। आपने मूवी में भी देखा होगा, तो ही वाज दैट इन्फ्लुएंशियल, ठीक है। अब लोग भी उनसे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए। लोगों ने उनको इनकार्नेशन ऑफ गॉड बोला कि ये तो भाई भगवान का दूसरा अवतार है, एंड ही वाज हेल्पिंग देम। अब ये जो अल्लूरी सीताराम राजू था, ही वॉज जबरा फैन ऑफ गांधी जी। तो उसने लोगों को बोला कि चलो हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करते हैं। उसने लोगों को बोला कि खादी पहनना स्टार्ट करो। पीपल स्टार्टेड वेयरिंग खादी। उसने बोला अल्कोहल नहीं पीना है। पीपल स्टॉप्ड कंज्यूमिंग अल्कोहल। पर तीसरी चीज उसने काफी गलत बोल दी थी। उसने बोला कि नॉन वायलेंस इज द वे फॉर द फ्रीडम। आप नॉन वायलेंस वायलेंस इज द वे फॉर द फ्रीडम। तुम वायलेंस करने लगो। और ट्राइबल पीपल ने तो मस्त वायलेंस करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने पुलिस स्टेशंस पर अटैक करा, उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारने की कोशिश करी, उन्होंने ये मूवमेंट को स्वराज के लिए आगे बढ़ाया। फिर ब्रिटिशर्स को पता चला कि ये ट्राइबल के पीछे तो कोई पक्का बहुत जबरदस्त खोपड़ी है। फिर उन्होंने पकड़ा अल्लूरी सीताराम राजू को और 1924 में उसे एग्जीक्यूट कर दिया, मार दिया। बट आज भी अल्लूरी सीताराम राजू इज अ फोक हीरो फॉर देम। लोग उनको आज भी काफी मानते हैं। चलो, उसमें कुछ डाउट है? अब लास्ट असाइनमेंट प्लांटेशन वर्कर्स को मिली थी। स्वराज फॉर प्लांटेशन कैसे था समझते हैं। प्लांटेशन का मतलब होता है व्हेन वन टाइप ऑफ क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज पीस ऑफ लैंड। तो जो आसाम में प्लांटेशन वर्कर्स होते थे, यानी कि आसाम में आपने देखा होगा बड़े बड़े टी गार्डन्स होते हैं, बड़े बड़े प्लांटेशंस होते हैं, वहां पे ये वर्कर्स काम कर रहे थे। उनके लिए फ्रीडम क्या थी? तो उनके लिए फ्रीडम वाज राइट टू मूव फ्रीली एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस। वो अपनी कन्फाइंड स्पेस से बाहर निकल सके। क्यों उनको ऐसा चाहिए था? क्योंकि प्लांटेशन में एक लॉ था, वो लॉ का नाम है इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट वो लोग प्लांटेशन को छोड़ के कहीं पे भी जा नहीं सकते थे, उनको ये परमिशन नहीं मिलती थी, ठीक है। तो ये लोगों को चाहिए था कि हम भी ये प्लांटेशन को छोड़ के जाए। अब देखो यार, वो लोग तो वहां पे रहते हैं इकट्ठे, बाकी की दुनिया से अलग। तो उनमें ऐसे रूमर्स थे कि अब गांधी राज आने वाला है एंड गांधी जी हर किसी को अपने अपने विलेज में लैंड देंगे। ये लोग तो बड़े खुश हो गए कि अब हमको प्लांटेशन वर्कर्स के साथ काम ही नहीं करना, हम तो चले अपने विलेज। तो वो लोग ने प्लांटेशन को छोड़ के विलेज जाना स्टार्ट कर दिया। पर बेचारे कभी अपने विलेज पहुंचे ही नहीं। क्यों? क्योंकि बीच में ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया और पिटाई लगा दी थी, ठीक है। अब आपने असाइनमेंट समझ लिया, टाउन्स का असाइनमेंट, फिर कंट्री साइड में पेजेंट्स का असाइनमेंट, और फिर कंट्री साइड में रेबेलियंस का असाइनमेंट। देन हमने देखा प्लांटेशन वर्कर्स का असाइनमेंट, ठीक है। असाइनमेंट टुवर्ड्स एनसीएम मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखो यार, हर किसी ने ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करा था। सबने स्वराज को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करा था, बट स्टिल इट बिकेम पैन इंडिया मूवमेंट, क्योंकि हर किसी ने पार्ट तो लिया ही था। कंट्री में भी लिया, टाउन में भी लिया, ट्राइबल्स ने भी लिया, प्लांटेशंस ने भी लिया। तो इट बिकेम अ पैन इंडिया मूवमेंट, एक बड़ी मूवमेंट बन गई थी, ठीक है। सबके सफरिंग एक साथ आ रहे थे। और ये मूवमेंट जो थी वो हमको स्लोगन्स ऑफ स्वतंत्र भारत के अंडर साथ में लाई थी कि भाई हर किसी का भले तरीका अलग है पर हर किसी का गोल एक ही है, दैट वाज स्वतंत्र भारत। यहां से बेटा सेपरेट क्वेश्चंस बन सकते हैं। द एनसीएम फॉर टाउन्स, एनसीएम फॉर कंट्री साइड, एनसीएम फॉर ट्राइबल्स एंड एनसीएम फॉर प्लांटेशन वर्कर्स। हर किसी का 5-5 मार्कर बन सकता है, प्लांटेशन का 3 मार्कर बन सकता है। एवरीथिंग इज क्लियर? चलो अब आगे चलते हैं।
आगे कुछ ऐसा हुआ कि आपने ऑब्जर्व करा होगा यार, हर जगह पे वायलेंस हो रहा था। कंट्री साइड में वायलेंस, फिर प्लांटेशन में वायलेंस हो गया था, ट्राइबल्स में तो जोरदार वायलेंस हो गया था। उसके बाद एक और ऐसा इवेंट हुआ, दैट इवेंट वाज चौरी चौरा इंसिडेंट। फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का जो चौरी चौरा नाम की जो जगह है, वहां पे हम लोग पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे थे, ठीक है। अब ये डेमोन्स्ट्रेशन में पुलिस ने हमारे ऊपर ओपन फायर कर दिया, तो हमारे वर्कर्स ने एक पुलिस स्टेशन को जला दिया और उसमें 22 पुलिसमैन जो थे दे डाइड। गांधी जी को ये इंसिडेंट के बारे में पता चला, गांधी जी के दिल को अगेन गहरी चोट पहुंची कि यार मुझे तो वायलेंस नहीं करना था, हर जगह पे वायलेंस हो रहा है। तो गांधी जी ने ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया। कब करा बेटा? फरवरी 1922 में। जनवरी 1921 में मूवमेंट वाज लॉन्च, फरवरी 1922 में मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ। ऑल गुड, ऑल क्लियर, ग्रेट। चलो अब थोड़ी ना हम शांत बैठेंगे, हम नई मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। कौन सी मूवमेंट? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। पर वो समझने से पहले भी हम थोड़ा कुछ समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो यार, फरवरी 1922 में जब मूवमेंट कॉल्ड ऑफ हुई, उसके बाद याद करो जो पहले वाले लीडर्स जिनको इलेक्शंस में पार्ट लेना था, वो लीडर्स ने बोला कि यार वी वांट टू टेक पार्ट इन काउंसिल इलेक्शंस। कौन से काउंसिल इलेक्शंस? जो 1920 में 20 के बाद होने वाले थे, ठीक है। ये लोगों ने बोला कि हमको काउंसिल इलेक्शंस में पार्ट लेना है क्योंकि हमको ब्रिटिश की पॉलिसीज को अपोज करना है, हमको रिफॉर्म्स के लिए आर्ग्यूमेंट करनी है, हमको डेमोन्स्ट्रेशंस करना है कि तुम्हारे इलेक्शंस डेमोक्रेटिक नहीं है, पर उसके लिए हमको इलेक्शंस में तो पार्ट लेना ही पड़ेगा। अब गांधी जी बोल रहे कि इलेक्शंस में पार्ट ना लो, ये लोग ने बोला कि हमको इलेक्शंस में पार्ट लेने हैं। तो जो लोगों को इलेक्शंस में पार्ट लेने थे, जैसे कि CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, कंफ्यूज नहीं होना है, जवाहरलाल नेहरू नहीं बेटा, मोतीलाल नेहरू एंड CR दास, ये लोग ने कांग्रेस में ही कौन सी पार्टी फॉर्म कर दी? स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी गाइज? स्वराज पार्टी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट MCQ, डैश एंड डैश फॉर्म्ड स्वराज पार्टी। CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, उनको क्या चाहिए था? इलेक्शंस। पर जो यंग लीडर्स थे, जैसे कि मोतीलाल जी का बेटा जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, ये लोग ने बोला कि नहीं, हमको तो और रेडिकल मूवमेंट करना है फॉर फुल इंडिपेंडेंस। अभी देखो यार, कांग्रेस में ही वेरियस व्यू आ गए। ये दोनों को चाहिए था स्वराज पार्टी क्योंकि उनको काउंसिल इलेक्शंस में पार्ट लेना था, और जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे रेडिकल लीडर्स थे, हॉट हेडेड लीडर्स थे, उनको क्या चाहिए था? उनको फुल इंडिपेंडेंस के लिए, दे वर लाइक हमको टुकड़ों में नहीं जीना है, हमको तो फुल इंडिपेंडेंस ही चाहिए। तो दे वांटेड फुल इंडिपेंडेंस। क्लियर? ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में हमारे अब देखो यार, CDM जो है ना, सिविल डिसोबीडियंस, वो 1930 में लॉन्च होती है, और ये मूवमेंट NCM मूवमेंट 1922 में लॉन्च हुई। 8 साल का गैप यार, 8 साल में बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 साल में हमारा इंडियन पॉलिटिक्स जो था वो शेप ले रहा था। 2 फैक्टर्स थे जो इंडियन पॉलिटिक्स को इंपैक्ट कर रहे थे। कौन से फैक्टर? तो सबसे पहला इकोनॉमिक डिप्रेशन, समझाती हूँ, एंड सेकेंड वाला था साइमन कमीशन। मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस कमीशन, समझते हैं। इकोनॉमिक डिप्रेशन में क्या था? तो याद करो, अमेरिका की वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो थी, द बिगेस्ट स्टॉक मार्केट, वो क्लैश हो गई थी। वो क्लैश हो जाने की वजह से हमारे जो फूड ग्रेन्स के प्राइसेस थे वो धीरे 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 कम होने लगे। 1926 के बाद कम होने लगे, 1930 के बाद कोलैप्स हो गए। कोलैप्स यानी कि एकदम ही डाउन चले गए थे। अब हम सब सैड हो गए, हम सब यानी कि इंडियन पेजेंट्स, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा था, हमारे पास इतना ज्यादा पैसा नहीं था कि हम टैक्सेस दे पाए। क्लियर हो गया? इकोनॉमिक डिप्रेशन, फूड ग्रेन्स की प्राइसेस कम हो गई, प्राइसेस कम होने की वजह से हम रेवेन्यू यानी कि टैक्सेस नहीं दे पा रहे थे। क्लियर? ओके। सेकंड, साइमन कमीशन आया। क्या था साइमन कमीशन? तो साइमन कमीशन मतलब एक नई टोरी गवर्नमेंट आई थी, मतलब जो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव्स की गवर्नमेंट थी। उन्होंने
स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया था अंडर सर जॉन साइमन। क्यों? क्योंकि दे वांटेड टू लुक फॉर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, और उसमें कोई चेंजेस है तो हम बताएंगे। यू गाइज मस्ट बी लाइक मैम प्रॉब्लम क्या है, हमारे लिए तो अच्छा कर रहे हैं, बट बेटा प्रॉब्लम ये थी कि वो कमीशन में एक भी इंडियन नहीं था। मैं तुम्हारे लिए लॉज बनाऊं और एक भी तुम्हारे क्लास के बच्चे को ना रखूं, अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो इंडियंस को भी अच्छा नहीं लगा कि यार ये क्या बात हुई, तुम हमारे लिए कमीशन बना रहे हो और एक भी इंडियंस को नहीं रखा। तो जब 1928 में साइमन कमीशन आया तो हमने उसको बड़े प्यार से नहीं पर बड़े खराब तरीके से टाटा बाय बाय बोल दिया। कैसे बोला था? हमने स्लोगन्स लगाए थे, गो बैक साइमन, साइमन गो बैक, हमने उसको टाटा बाय बाय कर दिया था। ठीक है, अब ये ड्यूरेशन में हमको पता चल गया, हमको भी पता चला और ब्रिटिशर्स को ये चीज पता चल गई थी कि यार अब ये इंडियंस रुकने वाले नहीं हैं। तो ब्रिटिशर का जो सबसे हेड होता है ना बेटा, वाइसरॉय। ठीक है, वाइसरॉय कौन था तब इंडिया में? वाइसरॉय वाज लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में 2 ऑफर रखी कि भाई ये जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसको हम काउंटर करते हैं। कैसे? उन्होंने हमको 2 ऑफर दी। सबसे पहली ऑफर थी डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, समझाती हूं, एंड सेकेंड ऑफर वाज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब कि भाई तुमको रहना है ना इंडिया में, तुम इंडिया में रहो, तुम ही इंडिया के ऊपर रूल भी करो, बट जो फाइनल रूल होगा वो तो हम ब्रिटिशर्स का ही होगा। तो दैट वाज डोमिनियन स्टेटस। छोटी सी चॉकलेट पकड़ा दी, ऐसे तो नहीं चलता यार, और बोला कि ये सारी बातें हम करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। अब हमारे इंडियंस भी लाइक हमको नहीं जीना टुकड़ों में। ठीक है, तो जो इंडियन रेडिकल लीडर्स थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, वो लोग तो ज्यादा असर्टिव हो गए कि भाई ये क्या बात हुई, हमारा कंट्री और तुम हमें टुकड़ों में रूल दे रहे हो, वी डोंट वांट दिस। और जो हमारे लीडर्स थे जिनको ब्रिटिशर्स के साथ मर्ज हो जाना था, जो मॉडरेट थे कि हम ब्रिटिशर्स के अंडर रूल कर लेंगे, उनका इंपैक्ट कम होने लगा। ठीक है, रेडिकल लीडर्स को क्या चाहिए था? फुल इंडिपेंडेंस। दे वर लाइक कि हमको नहीं चाहिए डोमिनियन स्टेटस, हमको नहीं जीना टुकड़ों में, हमको तो चाहिए पूर्ण स्वराज। तो फॉर पूर्ण स्वराज ये लोग ने एक सेशन करा। कौन सा सेशन? लाहौर सेशन, दिसंबर 1929। उसमें कौन सी डिमांड थी? पूर्ण स्वराज की डिमांड। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है बेटा फुल इंडिपेंडेंस। उन्होंने वो सेशन में बोला कि हम 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। अब यार तब इंस्टाग्राम यूट्यूब तो था नहीं कि लोगों को पता चले कि हम फुल इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो ये जो सेलिब्रेशन था वो सेलिब्रेशन ने बहुत कम अटेंशन गेन करा, इसीलिए काइंड ऑफ ये सेलिब्रेशन फेल हो गया। अब वापस आते हैं गांधी जी। गांधी जी को बहुत बुरा लगा कि यार ये लोग कब तक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को लेके मूवमेंट्स करते रहेंगे। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मतलब जिसके बारे में तुम सब सोच सकते हो। गांधी जी ने बोला कि मुझे इसको कनेक्ट करना होगा विथ अ कॉन्क्रीट आइडिया। कॉन्क्रीट मतलब जिसको तुम देख पाओ, जिसको तुम टच कर पाओ, ऐसे कोई एरिया के साथ मैं सबको कनेक्ट करता हूं ताकि सब मेरे साथ मिल जाए। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ आवर न्यू मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। समझते हैं? यहां तक कुछ भी डाउट है? एवरीथिंग इज क्लियर। 2 फैक्टर्स वर फॉर्मिंग द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 एंड साइमन कमीशन 1927-28। फिर आता है डोमिनियन स्टेटस, हमने कर दिया मना। अब गांधी जी करते हैं एक नई मूवमेंट को लॉन्च। लेट अस अंडरस्टैंड दैट मूवमेंट। ओके, अब गांधी जी का थोड़ा दिमाग खराब हुआ, गांधी जी को गुस्सा आया। गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को वाइसरॉय लॉर्ड इरविन को लेटर लिखा कि भाई देख, मैं तुझे 11 डिमांड्स बोल रहा हूं। कैसी डिमांड्स? तो 11 डिमांड्स में थोड़ी डिमांड्स ऐसी थी कि जो रिच पीपल को कनेक्ट कर पाए, थोड़ी डिमांड्स ऐसी थी जो पुअर को कनेक्ट कर पाए, पर एक डिमांड थी दैट वाज द अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स।
क्यों सॉल्ट? यार तुम्हारे घर में किसी को डायबिटीज है तो शुगर नहीं खाते, तुम्हारे घर में किसी को तीखा नहीं पसंद तो तीखा नहीं खाते, पर सॉल्ट तो सबको ही खाता है ना। तो हम हर एक इंडियन सॉल्ट कंज्यूम करता था, पर सॉल्ट के ऊपर तो बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दिए थे ब्रिटिशर्स ने। तो गांधी जी ने वो एक ऐसी डिमांड रखी जिसके कारण हर कोई कनेक्ट हो गया कि हाँ भाई बराबर है, सॉल्ट के ऊपर तो टैक्सेस हटाने ही चाहिए। ये 11 डिमांड्स गांधी जी ने रखी। किसको दी? इरविन को दी। इरविन को बोला कि भाई तू देख 11 मार्च तक का टाइम दे रहा हूं, हमारे डिमांड्स को तू एक्सेप्ट कर, अगर नहीं करेगा तो हम सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च कर देंगे। इरविन भी थोड़ा अकड़ू इंसान था। ही वॉज लाइक कि मुझे नहीं करना है कुछ भी। तो इरविन ने जो था उसने नेगोशिएट करने से मना कर दिया। गांधी जी को गुस्सा आया। नेक्स्ट डे ही गांधी जी ने लॉन्च कर दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कैसे करा? दिस कैन मेक योर 5 मार्कर, सॉल्ट मार्च। तो सॉल्ट मार्च को थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं। गांधी जी ने स्टार्ट करा था सॉल्ट मार्च। कहां से? साबरमती आश्रम से गुजरात के कोस्टल टाउन दांडी तक। कितने लोग थे? 78 उनके ट्रस्टेड वॉलंटियर्स प्लस अपने गांधी जी। कितना डिस्टेंस था? 240 माइल्स। तो 24 डेज में 10 माइल्स पर डे गांधी जी ने सॉल्ट मार्च करी थी, स्टार्ट करी थी 12 मार्च को, खत्म हुई 6 अप्रैल को। अब आपको पता है जब गांधी जी ये सॉल्ट मार्च कर रहे थे तो thousands of people used to come to listen to him कि उनके क्या आइडियाज है स्वराज के। लोग उनको बहुत मानते थे और गांधी जी उनको पीसफुली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाने को बोलते थे। 6 अप्रैल को जब गांधी जी दांडी में पहुंचते हैं तो गांधी जी ने सेरेमोनियली हाथ में पानी लिया और दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी भी लाइक ओ ब्रिटिशर्स, एक चुटकी नमक की कीमत तुम क्या जानो, ठीक है। तो यस, हाथ में पानी लिया एंड दैट वाज सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस मतलब कि हम उनके रूल्स को डिसओबे करेंगे। चलो, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब यहां से तुम्हारी टीचर का फेवरेट क्वेश्चन आता है कि हाउ वाज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो बेटा देखो, नॉन कोऑपरेशन में पीपल वर आस्क्ड टू रिफ्यूज कोऑपरेशन विद ब्रिटिशर्स, सिर्फ तुमको कोऑपरेट नहीं करना है। यहां पे पीपल वर आस्क्ड टू नॉट कोऑपरेट प्लस लोगों को बोला था टू ब्रेक कॉलोनियल लॉज। हमारे तो मजे हो गए, हमको तो मजा आता है रूल्स ब्रेक करने में, राइट। तो पीपल स्टार्टेड ब्रेकिंग द रूल्स। नॉन कोऑपरेशन में हिंदू मुस्लिम्स दोनों थे, यहाँ पे सिर्फ हिंदूज थे, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन में हम ब्रिटिश गुड्स को भी बॉयकॉट कर रहे थे, यहाँ उनको बॉयकॉट तो कर रहे थे पर यहाँ पे हम उनके लॉस को ब्रेक भी कर रहे थे। चलो, कैसे हमने सीडीएम को अनफोल्ड करा? तो जगह जगह पे लोगों ने सॉल्ट लॉ ब्रेक करा, यानी कि पहले सॉल्ट प्रोड्यूस करने की मोनोपोली ब्रिटिशर्स के पास थी, अब हम भी सॉल्ट प्रोड्यूस करने लगे थे। हम गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने जाके डेमोन्स्ट्रेशंस करते थे। लोगों ने फॉरेन क्लोथ्स को अगेन बॉयकॉट कर दिया, लिकर शॉप्स को पिकेटेड कर लिया, धरना लगा दिया वहां पे। अब हमारे पेजेंट्स ने बोला कि हम नहीं देंगे रेवेन्यू, हम नहीं देंगे चौकीदारी टैक्स। चौकीदारी टैक्स का मतलब होता है सिक्योरिटी टैक्स। विलेज ऑफिशियल्स ने बोला नहीं करनी नौकरी, उन्होंने रिजाइन कर दिया। ट्राइबल्स ने फॉरेस्ट लॉ को वायलेट करना स्टार्ट कर दिया, वहां पे कैटल्स को ग्रेस करवाने लगे, वुड कलेक्ट करने लगे। अब एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शंस। देखो ब्रिटिशर्स क्या रिएक्शंस लेते हैं। ब्रिटिशर्स ने हमारे लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया वन बाय वन। उनके पास तो था ही रॉलेट एक्ट, तो वो वन बाय वन हमारे लीडर्स को अरेस्ट करने लगे। गांधी जी के राइट हैंड अब्दुल गफ्फर खान को भी अरेस्ट कर दिया। उसके 1 महीने बाद गांधी जी को भी अरेस्ट कर दिया। जब गांधी जी को अरेस्ट करा तो जो सोलापुर के वर्कर्स थे, सोलापुर के वर्कर्स ने डेमोन्स्ट्रेशन करा था, हड़ताल करी थी, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने उसके सामने लोगों को ब्रूटल रिप्रेस करा था। लोगों ने हमारे लीडर्स को ह्यूमिलेट करना स्टार्ट कर दिया। जो सत्याग्रही पीसफुली सत्याग्रह कर रहे थे उसमें से बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया था। विमेन, चिल्ड्रन को ब्रिटिशर्स मारने लगे थे। डू यू नो 1 लाख इंडियंस वर अरेस्टेड ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट।
गांधी जी के दिल को अगेन बहुत गहरी चोट पहुंची। गांधी जी ने बोला यार ये तो वायलेंस हो रहा है, मुझे नहीं चाहिए वायलेंस। तो गांधी जी ने डिसाइड करा कि लेट अस कॉल्ड दिस मूवमेंट। तो गांधी जी ने ये मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ करा। कब करा बेटा? 5 मार्च 1931 को। 12 मार्च को गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को सीडीएम लॉन्च करी। 5 मार्च 1931 को सीडीएम को कॉल्ड ऑफ कर दिया। कैसे कॉल्ड ऑफ करा? गांधी जी ने पैक्ट करा इरविन के साथ। गांधी जी ने बोला ठीक है, तुमको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चाहिए था ना, आई विल कम टू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पर बदले में हमारे जो लीडर्स है उनको तुम जिसको जेल में डाला है उन सबको तुम रिलीज कर दो। इरविन ने बोला डन। गांधी जी ने बोला डन। कब पैक्ट हुआ? 5 मार्च 1931। दैट पैक्ट वाज नोन एज गांधी इरविन पैक्ट। चलो, अब जब गांधी जी वहां पे गए तब उनको पता चला, कब गए थे गांधी जी? दिसंबर 1931 में। तब उनको पता चला कि यार ये तो एक स्कीम थी, क्योंकि जब वो वहां गए तो कोई नेगोशिएशंस इंडियंस के बारे में हुए ही नहीं थे। जब वो वापस आए तो उनको पता चला कि यार यहाँ पे तो ये लोग ने कुछ नया ही स्टार्ट करा है, एक नई साइकिल स्टार्ट करी है। कौन सी नई साइकिल? अब्दुल गफर खान और जवाहरलाल नेहरू अभी भी जेल में ही थे। गांधी जी ने बोला कि उनको जेल से छोड़ दो, पर ये लोग ने छोड़ा नहीं। कांग्रेस को डिक्लेयर कर दिया कि कांग्रेस इलीगल है, और जो जो लोग बॉयकॉट कर रहे थे उनके अगेंस्ट बहुत हार्श मेजर्स लिए जा रहे थे। गांधी जी ने बोला यार ये तो हमारे साथ बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेंसी हो गई। गांधी जी को गुस्सा आया। गांधी जी ने वापस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करा। पर बेटा जो चीज वापस लॉन्च होती है उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता। ये मूवमेंट चली, 1 आध साल तक चली। फिर ये जो सेकेंड सीडीएम मूवमेंट थी उसका मोमेंटम 1934 में खत्म हो गया, यानी कि उसका एंथुजियाज्म कम हो गया। ओके, सिविल डिसोबीडियंस समझ में आ गया, ठीक है। सॉल्ट मार्च से स्टार्ट हुआ, गांधी इरविन पैक्ट पे खत्म हो गया। अभी अगेन नई असाइनमेंट, लोग नई नई असाइनमेंट को अलग अलग तरीके से परसीव करते हैं, समझते हैं। सिविल डिसोबीडियंस को लोगों ने कैसे परसीव करा था, कौन कौन उनके पार्टिसिपेंट्स थे? तो बेटा कंट्री साइड में रिच पेजेंट्स थे, उनके अगेंस्ट पुअर पेजेंट्स। टाउन्स में इंडस्ट्रियलिस्ट थी, उनके अगेंस्ट वर्कर्स थे। और विमेन तो हमारी दोनों जगह पे कॉमन थी। 1 by 1 समझते हैं कैसे पार्टिसिपेंट करा। 1 असाइनमेंट, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग। लेट अस अंडरस्टैंड। रिच पेजेंट्स का पार्टीशन। तो रिच पेजेंट्स जो थे वो कमर्शियल क्रॉप को उगा रहे थे और उससे उन्होंने पहले पैसे कमाए, बट जब डिप्रेशन आ गया था तो प्राइसेस कम होने लगी और उनकी इनकम भी बहुत ही कम हो गई थी। अब पेजेंट्स ने बोला, रिच पेजेंट्स, कौन से रिच पेजेंट्स थे? दे वर द पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। उन्होंने बोला कि जो हाई रेवेन्यू है वो हाई रेवेन्यू को तुम रिड्यूस कर दो, क्योंकि प्राइस नहीं मिल रहा था तो टैक्सेस पे करना भी काफी टफ हो चुका था। इसी वजह से उन्होंने सीडीएम में सपोर्ट करा टू फाइट अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। उनका स्वराज का आइडिया यही था कि हमें हाई रेवेन्यू के अगेंस्ट फाइट करना है। दैट्स व्हाई दे टुक पार्ट इन सीडीएम। हु? रिच पेजेंट्स। किसके अगेंस्ट डिमांड थी? हाई रेवेन्यू के अगेंस्ट। क्लियर? चलो अब आते हैं पुअर पेजेंट्स। अब देखो पुअर पेजेंट्स की कोई, उनको रेवेन्यू डिमांड तो थी ही कि भाई तुम रेवेन्यू तो कम कर दो, बट उनको ये चाहिए था कि जो उनकी रेंट है। अब कैसे? पुअर पेजेंट्स जो होते हैं ना उनकी खुद की जमीन नहीं होती है। दे यूज्ड टू वर्क ऑन द लैंडलॉर्ड्स की जमीन। रिच पेजेंट की जमीन पे काम करते थे। वो काम करने के लिए उनको रेंट देना पड़ता था। तो ये लोग ने बोला कि हमारी जो रेंट है उनको रेमिटेड कर दो, यानी कि उनको कैंसिल कर दो, वेव ऑफ कर दो। ये रेंट किसको देते थे? रिच पेजेंट्स को। ठीक है, अभी ये लोगों ने कैसे मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा? उन्होंने सोशलिस्ट मूवमेंट करी, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टीज बनाई, पर उनकी जो रेंट को कैंसिल करने की डिमांड थी वो किसको नाराज कर देगी? रिच पेजेंट्स को। और कांग्रेस को फंडिंग कहां से मिलती थी? रिच पेजेंट्स से। इसीलिए कांग्रेस ने
पुअर पेजेंट्स की नो रेंट की डिमांड सुनी नहीं और इसीलिए पुअर पेजेंट्स ने कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करा था। याद करो, रिच पेजेंट्स की डिमांड थी हाई रेवेन्यू के अगेंस्ट, पुअर पेजेंट की डिमांड है कि हमारी रेंट को कम कर दो। अब रेंट को कम करेंगे तो रिच पेजेंट्स नाराज हो जाएंगे, इसीलिए कांग्रेस ने पुअर पेजेंट्स की नहीं सुनी, तो पुअर पेजेंट्स ने भी सीडीएम में पार्ट नहीं लिया। रिच पेजेंट्स ने पार्ट लिया, पुअर पेजेंट्स ने पार्ट नहीं लिया। अब समझते हैं हम बिजनेस क्लास की डिमांड। बिजनेस क्लास यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। अब देखो, इंडस्ट्रियलिस्ट जो वर्कर्स थे उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत जबरदस्त पैसे कमा लिए थे। क्यों? क्योंकि तब वो वॉर एसेंशियल्स प्रोड्यूस करते थे, उनको काफी ज्यादा पैसा मिल गया था। दे स्टार्टेड एक्सपांडिंग देयर बिजनेस। पर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटिशर्स आ गए और ब्रिटिशर्स ने उनके बिजनेस के ऊपर काफी स्ट्रिक्ट रूल्स लगा दिए थे। कैसे रूल्स? तो भाई देखो, कस्टम ड्यूटीज है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ज्यादा ड्यूटीज लगा दी। इसकी वजह से हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो अपना बिजनेस नहीं कर पा रहे थे और इसकी वजह से हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनकी डिमांड थी कि वी वांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स। फॉरेन गुड्स को बंद करवा दो, उनको कम करवा दो ताकि लोग हमारी चीजें खरीदे। और सेकंड उनको चाहिए था कि हाई रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इंपोर्ट। समझाती हूँ, रुपी स्टर्लिंग रेशियो का मतलब होता है हमारी करेंसी रुपी, ब्रिटिशर्स की करेंसी थी स्टर्लिंग। तो स्टर्लिंग के सामने रुपी को इतना पावरफुल कर दो कि वो लोग हमारे कंट्री में आके बिजनेस ना करे। बट यार ये सारी डिमांड्स तो थोड़ी टफ थी। अब खुद की ये डिमांड्स को मनवाने के लिए ये लोग ने 2 ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करे थे। दिस मेक्स योर 2 मार्कर कि विच वर 2 ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट। तो एक था इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। ये ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म करा था? 1920, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। दूसरा था फिक्की। कब हुआ? कब हुआ ये दूसरा हुआ था 1927 में। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था? द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फिकी। द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कब फॉर्म करा था? 1927। किसने? इंडस्ट्रियलिस्ट ने। अब ये इंडस्ट्रियलिस्ट में कौन लीडर थे? एक तो थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर एंड दूसरे थे जीडी बिरला। चलो अब आते हैं हमारे वर्कर्स ने कैसे पार्ट लिया। तो वर्कर्स जो थे वो लोग ने बहुत लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट नहीं करा था। क्यों नहीं करा था? क्योंकि उनकी डिमांड जो थी वो ऐसी थी कि हमारे वर्किंग आवर्स को कम कर दो और हमारे वेजेस को बढ़ा दो। अब वर्किंग आवर्स को कम करना और वेजेस को बढ़ाना इज लाइक इंडस्ट्रियलिस्ट को नाराज करना। और कांग्रेस को फंड कहां से मिलता था? इंडस्ट्रियलिस्ट से। तो कांग्रेस ने वर्कर्स की डिमांड नहीं सुनी और वर्कर्स ने भी कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं करा। थोड़े बहुत वर्कर्स थे जैसे कि नागपुर के वर्कर्स, ये लोग ने गांधीयन प्रोग्राम को अडॉप्ट करा था, ये लोग ने पार्टिसिपेट करा था। कैसे करा था? तो उन्होंने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दिया। रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक करी थी 1930 में, डॉक वर्कर्स ने स्ट्राइक करी थी 1932 में। 1930 में बहुत सारे टिन माइन वर्कर्स ने छोटा नागपुर में प्रोटेस्ट करा था। बट कांग्रेस ने इनकी डिमांड्स को सुना नहीं था, क्योंकि इनकी डिमांड्स को सुनना यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट को नाराज करना। इसलिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स थे दे स्टार्टेड फीलिंग एलिनेटेड। ओके, ये 3 स्ट्राइक हुई थी। रेलवे स्ट्राइक 1929, टिन माइन वर्कर स्ट्राइक 1930, डॉक वर्कर स्ट्राइक्स 1932। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड आगे क्या हुआ था। तो विमेन का पार्टिसिपेशन देखते हैं। विमेन ने पार्टिसिपेंट करा, बहुत अच्छे से करा। कौन विमेन ने पार्टिसिपेंट करा था? तो जो हाई कास्ट विमेन थी रूरल एरिया की और अर्बन एरिया की जो रिच पेजेंट्स की विमेन, सॉरी रूरल एरिया में रिच पेजेंट विमेन ने और अर्बन एरिया में हाई कास्ट विमेन ने पार्टिसिपेट करा था। कैसे करा था? तो उन्होंने सोल्ट को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया था, फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट कर दिया था, उन्होंने सीडीएम में मार्च में पार्ट लिया था। पर ये सारी चीजें करने के बाद उनको ऐसा लग रहा था कि वाव, ये तो हमारी सेक्रेड ड्यूटी है नेशन के टुवर्ड्स, ये तो हमें करना ही चाहिए। पर गांधी जी ने ऐसा बोला कि विमेन की
एक्चुअल ड्यूटी होती है घर का ध्यान रखना, हर्थ का ध्यान रखना, यानी कि चूल्हे का ध्यान रखना, अच्छी मम्मी बनना, अच्छी वाइफ्स बनना। और कांग्रेस ने विमेन के पोजीशन में कोई रेडिकल चेंज नहीं दिया था, विमेन को कोई अच्छी पोजीशन नहीं दी थी। ये दो रीजंस की वजह से विमेन का जो पार्टिसिपेशन था वो काफी नेक्स्ट मूवमेंट में कम हो गया था। क्लियर, उन्होंने पार्ट लिया बट कांग्रेस ने उनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं लाया, इसलिए विमेन ने नेक्स्ट मूवमेंट में बहुत कम पार्टिसिपेंट करा था। चलो ओके, हमने 5 पार्टिसिपेंट्स देख लिए, रिच पेजेंट्स, पुअर पेजेंट्स, समझाती हूँ एक सेकंड। यस, कंट्री साइड में रिच पेजेंट्स थे, उनके अगेंस्ट पुअर पेजेंट्स थे। इनकी डिमांड थी हाई रेवेन्यू के लिए, इनकी डिमांड थी रेंट्स के लिए। ये दोनों में झगड़ा हो गया, इन्होंने पार्टिसिपेंट करा, इन्होंने पार्टिसिपेंट नहीं करा। यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट की डिमांड थी कि फॉरेन गुड्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन चाहिए, वर्कर्स की डिमांड थी कि वेजेस को कम कर दो, इनकी डिमांड भी नहीं सुनी तो इन्होंने पार्ट लिया, इन्होंने नहीं लिया। विमेन ने पहले लिया था, बाद में जब सीडीएम लॉन्च हुई तो इन्होंने भी पार्ट नहीं लिया था। क्लियर, ठीक है। चलो अब समझते हैं लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो लिमिटेशंस में 2 ग्रुप थे। देखो यार, हर किसी ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं करा था। देयर वर सम ग्रुप्स जिनको ये मूवमेंट से कोई मतलब नहीं था। कौन थे वो? तो सबसे पहले है अनटचेबल्स। अनटचेबल्स यानी कि दलित। वो लोग अपने आप को दलित बोलने लगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस उनको बहुत लंबे टाइम तक इग्नोर करती थी। कांग्रेस उनको क्यों इग्नोर करती थी? क्योंकि कांग्रेस को डर था सनातनी हिंदूज का, कि अगर हमने सपोर्ट करा दलित को तो हमारे जो हाई कास्ट सनातनी कंजर्वेटिव हिंदू है वो तो नाराज हो जाएगा। इसीलिए कांग्रेस ने अनटचेबल्स को सपोर्ट नहीं करा। पर गांधी जी ने बोला कि यार, हम जब अनटचेबल्स को सपोर्ट नहीं करेंगे तो थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ईयर तक हमको कभी भी स्वराज नहीं मिल पाएगा, तो हमें अनटचेबिलिटी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। गांधी जी ने खुद ने बहुत सारे काम करे थे। यहां से आता है 3 मार्कर। व्हाट वर द एफर्ट्स टेकन बाय गांधी जी टू अपलिफ्ट द स्टेटस ऑफ दलित? गांधी जी ने उनको हरिजन बुलाया, यानी कि भगवान के बच्चे। गांधी जी ने उनको टेम्पल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस में एंट्री देने के लिए सत्याग्रह भी करे थे। गांधी जी ने खुद ने टॉयलेट्स क्लीन करे टू डिग्निफाई देयर वर्क, कि भाई उनका काम कोई खराब नहीं होता है। पर हमारे जो दलित थे उन्होंने तो बोला थैंक यू गांधी जी, आपने ये सब कुछ करा, पर हमें तो एक पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहिए। जब तक आप हमें पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं दिलवाओगे तब तक हमको कोई पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा। क्या उनकी डिमांड थी? तो दलित्स की डिमांड ये थी कि हमको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्व सीट चाहिए, और दूसरा चाहिए हमको सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि कंट्री में ही एक ऐसा हिस्सा जिसमें सारे वोटर्स भी दलित हो, जिसमें लीडर्स भी दलित हो, यानी कि कंट्री में ही एक अलग कंट्री चाहिए था। अब गांधी जी ने बोला कि यार, ये चीज की वजह से तो काफी प्रॉब्लम्स आ जाएगी, कंट्री में सोशल डिसेबिलिटीज आ जाएगी, और अगर ये चीज हो गई तो हमारे कंट्री में स्वराज लंबे टाइम तक नहीं मिल पाएगा। इसीलिए दलित ने जो थे उन्होंने कहीं पे भी सिविल डिसोबीडियंस में पार्ट नहीं लिया था। स्पेशली महाराष्ट्र के नागपुर में तो बिल्कुल ही नहीं लिया था। अब देखो, BR आम्बेडकर वॉज द मसीहा ऑफ दलित। उन्होंने उनको डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में ऑर्गेनाइज करा था। कब? 1930 में। और गांधी जी जो थे वो भी वहां पे ही थे। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने क्या बोला कि यार, ये तो मैं नहीं होने दूंगा, दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट तो मैं नहीं दूंगा क्योंकि उससे मुझे स्वराज नहीं मिलेगा। BR आम्बेडकर ने बोला कि यार, हमको तो चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट। अब ब्रिटिशर्स का तो पहले से इतना गंदा बिहेवियर है ही कि डिवाइड करो एंड रूल करो, तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा? ब्रिटिशर्स ने BR आम्बेडकर की डिमांड एक्सेप्ट कर ली कि हाँ, हम दे देंगे तुम्हें सेपरेट इलेक्टोरेट। गांधी जी ने बोला ये मैं नहीं होने दूंगा। गांधी जी ने करा, गांधी जी स्टार्टेड फास्टिंग until the death। बहुत ही बुरे फास्ट गांधी जी ने करना स्टार्ट कर दिए। फाइनली BR आम्बेडकर अपनी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को छोड़ देते हैं, और गांधी जी और BR आम्बेडकर के बीच में होता है
पूना पैक्ट 1932, सितंबर 1932 पूना पैक्ट बिटवीन बी आर अम्बेडकर एंड गांधी जी। ये पैक्ट में क्या डिसाइड हुआ था? ये पैक्ट में ये डिसाइड हुआ कि हम डिप्रेस्ड क्लास को यानी कि जिसको हमने बाद में शेड्यूल कास्ट बोला, उनको हम रिजर्व सीट्स देंगे। कहां पे? प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि स्टेट एंड सेंट्रल काउंसिल में हम उनको देंगे रिजर्व सीट्स, पर उनका इलेक्टोरेट तो जनरल ही रहेगा, यानी कि उनको सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट पॉलिटिकल बॉडी नहीं मिलेगी, ताकि स्वराज मेंटेन रहे। क्लियर? चलो, ये तो पॉजिटिव चीज हो गई। अब हम और कुछ समझते हैं। हिंदू मुस्लिम क्लैशेस, जो सेकेंड लिमिटेशन थी दैट वाज ऑफ हिंदूज, क्या लिमिटेशन, सॉरी दैट वाज ऑफ मुस्लिम्स, क्या लिमिटेशंस थी? देखो, जब नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट फेल हो गया, तब मुस्लिम्स को एलिनेटेड फील हुआ। एलिनेटेड यानी कि एकदम ही एक्सक्लूडेड फील होता था। क्यों एक्सक्लूडेड फील होता था? क्योंकि मिड 90s के बाद हिंदू जो थे, हिंदू महासभा के जो हिंदूज थे, उनको कांग्रेस ने बहुत ज्यादा सपोर्ट देना स्टार्ट करा था। अब एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एक रिलीजन को इग्नोर करता है और दूसरे रिलीजन को, यानी कि हिंदू महासभा को काफी ज्यादा सपोर्ट करता है। इसकी वजह से मुस्लिम्स को एलिनेटेड फील होने लगा और हिंदूज एंड मुस्लिम के बीच के जो रिलेशंस थे वो काफी ज्यादा वर्स्ट हो गए। अक्सर वो लोग के बीच में क्लैशेस होते थे, झगड़े होते थे। अब कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने सोचा कि चलो यार, लेट्स फॉर्म यूनिटी, पुरानी बातों को भूल जाते हैं। तो वो लोग ने डिसाइड करा कि देयर इज अ चांस ऑफ यूनिटी। 1927 में उनको होप दिखी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस हम दोनों मिलके नेगोशिएशन कर सकते हैं। मुस्लिम लीग के जो रिप्रेजेंटेटिव थे दैट वाज मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली मोहम्मद अली वाला नहीं, वो अली ब्रदर्स है, ये थे मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के लीडर थे। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, अगर यूनिटी हो रही है तो हम हमारी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को जाने देते हैं, हमको नहीं चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट, पर मुस्लिम्स को सेंट्रल गवर्नमेंट में प्लस बंगाल और पंजाब की प्रोविंसेस में, जिसमें उनका पॉपुलेशन ज्यादा है, उनमें उनको चाहिए थी हाई रिजर्व सीट्स, कि हमको यहाँ पे ज्यादा रिजर्व सीट्स दे दो। हमने बोला ठीक है, वी कैन ट्राई इट। पर ये जो नेगोशिएशन हुआ था ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 में, वहां पे हमारे एक हिंदू लीडर थे M.R. जयकर। M.R. जयकर ने ऐसा बोला कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए। ही ऑब्जेक्टेड दिस डिमांड, और उसकी वजह से हिंदूज और मुस्लिम के बीच में जो यूनिटी होने वाली थी वो यूनिटी नहीं हो पाई। और उसके बाद तो जो मुस्लिम का हमारे रिलेटेड सस्पिशंस का जो एटमॉस्फेयर था वो काफी ज्यादा बढ़ने लगा और दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिस्ट्रस्ट फॉर्म होने लगा, बहुत ज्यादा ये लोग के बीच में प्रॉब्लम्स आने लगी, हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में। क्लियर? ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमारी सारी मूवमेंट्स खत्म होती है। मैं एक बार आपको क्विकली बता दूं, 1921 जनवरी में हमने एनसीएम मूवमेंट लॉन्च करी थी, जो टाउन्स में अलग थी, कंट्री साइड में पेजेंट्स के लिए अलग थी, ट्राइबल्स के लिए अलग थी, एंड स्वराज फॉर प्लांटेशन के लिए भी ये मूवमेंट अलग थी। सीडीएम हमने लॉन्च करी मार्च 1930 में, जो रिच पेजेंट्स के लिए अलग थी, पुअर पेजेंट्स के लिए अलग थी, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए अलग थी एंड वर्कर्स के लिए अलग थी। विमेन ने भी पार्टिसिपेट करा था। इनकी दो लिमिटेशंस थी, एक थे अनटचेबल्स जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, और दूसरे थे मुस्लिम्स जिनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्लियर? ठीक है। अब हम ये नहीं देखेंगे कि कंट्री को इंडिपेंडेंस कैसे मिला, पर हम हमारा चैप्टर का थीम देखेंगे कि कंट्री में कैसे कलेक्टिव आइडेंटिटी फॉर्म होती है। ये सब कुछ तो हमने देख लिया। ये सब कुछ के बीच में हमारे कंट्री में लोगों में यूनिटी कैसे आई, और ये लोगों में यूनिटी लाने के लिए हमने क्या क्या एफर्ट्स लिए थे। तो हमने ऐसा फीलिंग क्रिएट करा कि वी ऑल आर पार्ट ऑफ द सेम नेशन। हमने एक दूसरे के साथ यूनिटी डेवलप करी कि जब हम यूनाइटेड हो गए तो ही तो हम हमारे कंट्री को आगे लेके जाएंगे। पर ये यूनिटी डेवलप करने में एक प्रॉब्लम था कि हर कोई अलग अलग लैंग्वेज बोलता था, हर कोई अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करता था। तो ये लोगों के बीच में यूनिटी को कैसे लाया जाए,
इंडियन वाली फीलिंग ये लोग के बीच में कैसे क्रिएट करी जाए। तो हमने उनको यूनाइटेड एक्सपीरियंसेस देना स्टार्ट करे। हमने थ्रू हिस्ट्री, हमने यानी कि मैं नहीं थी वहां पे, हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने, हमने हिस्ट्री, फिक्शंस, फोकलोर यानी फोक लिटरेचर, सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट, सिंबल्स, ये सारी चीजों की हेल्प से उनको यूनाइटेड फील करा। आज तुम कितने भी मॉडर्न हो जाओ, एक पेट्रोइटिज्म की मूवी देख लो ना, तो अंदर से वो इंडियन वाली फीलिंग तो आ ही जाती है। कितने भी टेलर स्विफ्ट के गाने सुन लो, पर अरिजीत का तिरंगा वाला गाना सुन लो तो वो इंडियन वाली फीलिंग आ जाती है। तो हमने भी ऐसी इंडियन वाली फीलिंग को क्रिएट करने के लिए क्या करा, तो हमने सिंबल्स और इमेज का यूज करा। सबसे पहले तो हमने भारत देश को भारत माता बना दिया, हमने उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करा। कैसे, तो भारत माता की फर्स्ट इमेज, बेटा याद रखना इमेज नॉट पेंटिंग, फर्स्ट इमेज किसने क्रिएट करी थी? फर्स्ट इमेज वाज क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उन्होंने भारत माता की इमेज क्रिएट करी। फिर 1870s में उन्होंने वंदे मातरम लिखा। फिर उसके बाद सेकेंड जो पेंटिंग बनती है वो किसने बनाई थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने बेटा इमेज क्रिएट करी थी, यानी कि पहली बार क्रिएट करी थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय में। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आता है, द इमेज वाज क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, द पेंटिंग वाज मेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, ओके। उन्होंने भारत माता की फेमस ये पेंटिंग ड्रॉ करी थी जो काफी काम कंपोज्ड फिगर थी। उसके बाद तो लोगों ने अपने अपने तरीके से भारत माता की पेंटिंग को क्रिएट करना स्टार्ट करा। सेकेंड, हमने नेशनलिज्म को स्प्रेड करा थ्रू द इंडियन फोकलोर। तुमको आज इंडिया की हिस्ट्री जाननी है, तुम शेक्सपियर को पढ़ोगे समझ में आएगा? नहीं, तुम इंडिया का लिटरेचर पढ़ो यार, तो तुमको समझ में आएगा। वो भी कैसा लिटरेचर? जो लोगों का लिटरेचर है। लोगों का लिटरेचर यानी कि फोक लिटरेचर, जो लोगों के ट्रेडिशंस के बारे में आपको समझाता है। तो हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने ऐसी फोक टेल्स को, ऐसे फोक सॉन्ग्स को, ऐसे फोक लेजेंड्स को कलेक्ट करना स्टार्ट करा। किन किन्हों ने कलेक्ट करा था? तो उसमें थे हमारे बंगाल के रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने बैलेड्स, नर्सरी राइम्स एंड मीथ्स, जो माइथोलॉजीज जो इंडियन लिटरेचर के बारे में थी, उनको कलेक्ट करा। सेकंड, यहां से बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। मद्रास के नतेसा शास्त्री, नताशा शास्त्री नहीं, नतेसा शास्त्री, ठीक है, उन्होंने एक 4 वॉल्यूम की मैसिव बुक लिखी नहीं थी, कलेक्ट करी थी। वो बुक का नाम था द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। सदर्न इंडिया के जितने भी फोक लिटरेचर के बैलेड्स थे, पोम्स थी, वो सबको कलेक्ट करके 4 वॉल्यूम की बुक बनाई थी। कौन सी? द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। बाय हुम? नतेसा शास्त्री। ये एमसीक्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। अब हमने थोड़े बहुत सिंबल्स भी बनाए थे, थोड़े बहुत आइकन्स भी क्रिएट करे थे टू यूनिफाई ऑल द पीपल। कौन से आइकन्स थे? तो एक था फ्लैग। हमारा पहले फ्लैग स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे हमारा फ्लैग कुछ ऐसा दिखता था, जिसमें 8 लोटस है जो हमारी प्रोविंसेस को दिखाते हैं, और जिसमें क्रॉसेंट शेप मून है, यानी कि वो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी दिखाते हैं। फिर गांधी जी ने नया फ्लैग बनाया जिसको बोलते हैं हम स्वराज फ्लैग, जो 3 कलर का था, ठीक है। बीच में चरखा था, जो चरखा क्या रिप्रेजेंट करता है? सेल्फ हेल्प रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? ठीक है। हमने नेशनलिज्म की फीलिंग को सिंबल्स के थ्रू, फोक कल्चर के थ्रू एंड इमेजेस के थ्रू देखा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने नेशनलिज्म को हमारी हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करके लोगों को दिखाया कैसे। तो यार देखो, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे ना, तो ब्रिटिशर्स इंडियन को ऐसा बोलते थे कि इंडियन तो काफी बैकवर्ड है, वो काफी प्रिमिटिव है, उनके खुद के पास कोई कैपेसिटी ही नहीं है कुछ करने की। तो तब हमने हमारी हिस्ट्री से एविडेंस निकाले कि इंडियंस आर कैपेबल टू डू एनीथिंग। कैसे? तो देखो, हमने लिखा कि हमारा डेवलपमेंट कैसे हुआ था, कैसे हम साइंस में, मैथ्स में, रिलीजन में, कल्चर में, फिलोसॉफी में, हर एक चीज में काफी ज्यादा ग्लोरियस है। हमने वो पास्ट की हिस्ट्री को लोगों के सामने रखा कि देखो, हम कोई बैकवर्ड नहीं है, हम कोई प्रिमिटिव नहीं है, हम तो काफी
इंटेलिजेंट लोग हैं, ठीक है। तो उन्होंने ऐसी ही बहुत सारी बुक्स लिखी और ऐसे ही लोगों को अपने पास्ट की हेल्प से क्या करा, पास्ट की हेल्प से कनेक्ट करा। बट व्हेन द पास्ट बीइंग ग्लोरिफाइड वाज हिंदू, व्हेन द इमेजेस सेलिब्रेटेड वर ड्रॉन फ्रॉम हिंदू आइकोनोग्राफी, देन पीपल ऑफ अदर कम्युनिटीज फेल्ट लेफ्ट आउट। ये सब किसने करा था? हिंदूज ने करा था। मुस्लिम्स को काफी ज्यादा लेफ्ट आउट फील हुआ था और उसका नतीजा हम सबको पता है, पार्टीशन भी हुआ था, ठीक है। अब ये पूरे चैप्टर का कंक्लूजन कुछ ऐसा है कि हम सबको कॉलोनियल्स के अगेंस्ट एंगर था और ये एंगर को किसने साथ लाया था? गांधी जी ने अंडर द हेल्प ऑफ कांग्रेस। गांधी जी ने सबके सेंटिमेंट्स को इकट्ठा लाया था। That was the chapter. चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। जो लास्ट पार्ट है वो लास्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। वहां से शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स कम आते हैं बट एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आता है। बाकी के जितने भी टॉपिक्स देखे वहां से हमको लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स आ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड यू आर गोइंग टू परफॉर्म वेल इन योर एग्जाम। थैंक यू।